नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ज्ञान विविधता चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, बच्चों का स्वागत है। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। कल तक की कक्षा में हमने जो हिंदी साहित्य के अपने पद्यांश वाले पाठ थे उन सबके प्रश्नोत्तर व्याख्याएं हैं वो सब देख लिए हैं, लेकर परिचय है वो भी देख लिए हैं। तो अगर आप में से किसी ने चैनल को नहीं देखा है, अब तक जो मेरे वीडियो बने हैं वो नहीं देखे हैं या चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करके आप मेरे पीछे के वीडियो है वो भी देखकर इसका पूरा लाभ है वो उठा लें। आज की कक्षा में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य आधुनिक काल है वो लगा हुआ है आपके, तो वो पढ़ेंगे। और हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि ये आधुनिक काल है वो आपके कितने नंबर का भी दे सकता है, 16 नंबर का अंक बाहर किए हुए हैं। 16 नंबर बोर्ड कक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इन 16 नंबर को भी आप जो अपने बोर्ड पैटर्न के अनुसार है 16 नंबर को भी चार नंबरों के हिसाब से 4 प्रश्नों में विभक्त करके आपके इसमें कोर्स में है वो लगाया हुआ है। तो आपको एग्जाम में आपको 4 नंबर के 4 क्वेश्चन है वो मिलेंगे और उसकी शब्द सीमा है वो कितनी रहेगी, 80 शब्दों के साथ है आपको अपना उत्तर है वो लिखना होता है। तो अब आप सभी जानते हैं कि आपके एग्जाम है वो नज़दीक आ रहे हैं और ये इसके बहुत बच्चों ने डिमांड की थी मैम आधुनिक काल है वो पढ़ाइए, हमारे आधुनिक काल है वो समझ में नहीं आया। तो ये बहुत ही लेंथी है, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की है कि मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ या जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो आपको बताकर है आपको जो 4 नंबर के जो प्रश्न आपको मिलते हैं उनका उत्तर आप बहुत अच्छे से सरलता से आसानी से है वो समझ कर दे सके, ऐसी मेरी पूर्ण कोशिश है वो रही है। फिर भी अगर कोई त्रुटि रह जाती है या कोई चीज़ छूट जाती है तो आप कमेंट करके भी उसे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, या आपको कुछ जानना हो तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो देखिए 16 नंबर का अंक बाहर लिए हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं ये 16 नंबर। और देखिए कक्षा 11th में आपने, हम सभी जानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन है उसे 4 कालों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अपना फिर चौथा आता है आधुनिक काल। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल ये हमने 11th कक्षा के अध्ययन में कर लिया, 11th कक्षा के कोर्स में अध्ययन है इनका कर लिया। तो आपके 12th कक्षा में केवल और केवल क्या लगा हुआ है, आधुनिक काल है लगा हुआ है और वो कितने नंबर का है, 16 अंक का आता है। इसमें 16 अंक का वेटेज ये रखता है और 16 अंक को भी इन्होंने 4 के भाग में बांट दिया, यानी 4 क्वेश्चन है वो आपको 4 क्वेश्चन है वो मिलेंगे 4 अंकों के। और शब्द सीमा इसकी कितनी रहेगी, 80 शब्दों के साथ आपको उत्तर है वो लिखना होगा, 80 शब्द के साथ आपको अपना उत्तर है वो देना होता है। तो बड़े अच्छे से आपको ध्यानपूर्वक है वो सब बातें है वो सुनिए। आधुनिक काल के देखिए हम शुरुआत करते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है इसमें ये कौन सा काल है, चतुर्थ काल है, चतुर्थ काल अपना आधुनिक काल है। चौथा काल है इससे पहले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अपना चतुर्थ काल आता है आधुनिक काल आता है। देखिए यह विक्रम संवत, अगर विक्रम संवत की बात की जाए तो ये कब से कब तक का माना जाता है, विक्रम संवत 1900 से अब तक इसका समय है वो माना जाता है। विक्रम संवत 1900 से अब तक माना जाता है, लेकिन कई किताबों में आपने देखा होगा कि इसका जो समय है वो दिया गया है 1843 से भी दिया गया है। आपने देखा होगा कितने 1843 से भी इसका समय सीमांकन है वो किया गया है। तो हम सभी जानते हैं कि विक्रम संवत में से हम 47 वर्ष है वो माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं, 47 वर्ष घटा देते हैं तो अपना कौन सा आ जाता है, ईस्वी सन है वो आ जाता है। तो सन 1843 से भी ये माना जाता है। तो कई किताबों में आपको 1843 से भी आधुनिक काल है वो देखने को मिलता है। ये विक्रम संवत 1900 से अब तक की बात करते हैं और विक्रम संवत में से 47 वर्ष है उनको माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं तो अपना ईस्वी सन है वो आ जाता है। तो सन 1843 से भी है वो अपना अब ये आधुनिक काल है वो कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि अरे हमने तो आधुनिक काल है, मैंने तो बताया था कि 1900 से लेकर विक्रम संवत 1900 से लेकर अब तक का है, लेकिन कई किताबों में हम पढ़ते हैं 1843 से, तो ये विक्रम संवत और ईस्वी सन है उसका अंतर हमें देखने को मिलता है। तो विक्रम संवत में से 47 वर्ष को माइनस कर देने से सन है वो निकल कर आ जाते हैं। ये आप कभी और भी अब जैसे लेखक परिचय पढ़ते हैं, कवि परिचय पढ़ते हैं तो उसमें भी विक्रम संवत ही होती है। कई बार है कई जगह आप विक्रम संवत पढ़ लेते हो और कई जगह आप है वो सन संवत है वो पढ़ते हो।
जाता है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज की स्थिति में आप बिल्कुल भी मत रहिएगा। तो आधुनिक काल है उसकी समय सीमा 1900 से लेकर अब तक या 1883 से लेकर अब तक है वो मानी जाती है। अब आधुनिक काल भी देखिए है तो उसको भी कई भागों में विभक्त कर दिया गया है। अध्ययन की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि इसको सरलता से आप इसे समझ सके, सरलता से आसानी से आपको ये समझ में आ सके, इसको भी कई भागों में है वो बांट दिया गया है, कई भागों में विभक्त कर दिया गया है, कई इसके नामकरण भी हो गए हैं। जैसे इसके अलग अलग भाग आते हैं तो उनका नामकरण भी है वो कई कवियों ने है, लेखकों ने है या आचार्यों ने है वो अलग अलग नाम है वो दिए हैं, जिस सब के बारे में हमें जानकारी होनी अति आवश्यक है। क्योंकि अगर पूछ लिया जाए सीधा आपने 4 नंबर का क्वेश्चन है वैसे पूछ लिया जाए आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, संक्षेप में बताइए, तो आपको जो इसमें भाग विभक्त किए गए हैं उन सबकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो मैं बताती हूँ आपको कितने भागों में बांटा गया है, उनको क्या क्या नाम है वो दिए गए हैं, उनकी शोध में विशेषताएं हैं वो क्या क्या है। तो हम पढ़ते हैं, पहला आता है इसमें भारतेंदु युग। भारतेंदु युग पहला आता है इसमें भारतेंदु युग, जो कब से कब माना गया है 1850 से 1900 तक का है, इसे माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक इसकी समय सीमा है वो मानी गई है। 1850 से लेकर 1900 तक 1900 तक है वो आदमी ये क्या भारतेंदु युग माना जाता है। हम सभी जानते हैं या आप नहीं जानते होंगे या जानते होंगे या आपने पढ़ा होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में वो पहले होने वाले थे, तो इस हिसाब से आपने कुछ तैयारी है वो की होगी, इस आधुनिक काल को पढ़ा होगा, तो आप कुछ बातें हैं वो जानते भी होंगे, कुछ नई बातें हैं वो निकल के भी आएगी, कुछ नई बातें आपको इस कक्षा में सुनने को मिलेगी जो आपने किताब में पढ़ी होगी, शायद वो आपको थोड़ी कठिन लगी हो, थोड़ी मुश्किल लगी हो, लेकिन इस कक्षा को देखने के बाद आपको ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय सीमा है वो किसकी मानी जाती है, भारतेंदु युग की मानी जाती है। हम सभी जानते हैं आचार्य ये भारतेंदु जी है, इनका जन्म है वो कब हुआ था, 1850 में हुआ था। 1850 में इनका जन्म हुआ था, तो इसी से ही जोड़कर है वो 1850 से 1900 ईस्वी तक है वो भारतेंदु युग माना जाता है। कई किताबों में आपने देखा होगा कि ये 1868 से भी है माना जाता है, 1868 से भी कई विद्वान है वो मान लेते हैं। ये क्यों मान लेते हैं, जब भारतेंदु जी ने अपना लेखन कार्य शुरू किया था तब से लेखन रचना जब इन्होंने की थी, लेखन रचना शुरू की थी, तब से भी कई है वो भारतेंदु युग को मानते हैं, लेकिन अधिकतर है वो कहां से मानते हैं, 1850 से भारतेंदु जी का जब जन्म हुआ था तभी से लेकर है वो भारतेंदु युग है वो माना जाता है। भारतेंदु जी है वो वैसे अल्पायु में ही चले गए थे, 1850 से लेकर 1885 तक है उनकी आयु है, और ये मात्र 35 वर्ष की आयु में ही उनका अल्पायु में ही निधन हो गया था। लेकिन भारतेंदु जो युग है वो 1900 तक है वो खिंच जाता है। ऐसा तो नहीं है कि भारतेंदु जी के मरने के साथ ही है वो भारतेंदु युग था वो समाप्त हो गया, और भारतेंदु जी के नाम से ही इस युग का नाम है वो भारतेंदु युग पड़ा है, इन्हीं के नाम के कारण ही इसे भारतेंदु युग है वो कहा जाता है। अब भारतेंदु युग है इसे देखिए और कई नामों से भी जाना जाता है, पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल, नवजागरण काल भी कहा जाता है, पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल भी कहा जाता है। और भारतेंदु जन्म देखो मैंने बताया भारतेंदु जी के जन्म से ही ये माना जाता है। 1850 में भारतेंदु जी का जन्म हुआ था, तो कई विद्वान 1850 से जब इनका जन्म हुआ तभी से भारतेंदु युग है वो मानते हैं। कई विद्वान हैं वो 1868 से भारतेंदु युग मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि 1868 में ही भारतेंदु जी ने अपना लेखन रचना है, लेखन कार्य है वो शुरू किया था। तो लेखन रचनाओं के कारण रचना काल को आधार मानकर है कई 1868 से भी भारतेंदु युग मानते हैं। लेकिन सर्वप्रसिद्ध अपना कौन सा है, 1850 से लेकर 1900 तक का जो समय है वो भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु जी के नाम से ही इस काल का जो नामकरण है वो भारतेंदु युग है वो पड़ा है, और इसे पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल भी कहते हैं। और पुनर्जागरण या नवजागरण काल है वो नाम देने वाले कौन थे, आचार्य नगेंद्र। आचार्य नगेंद्र जी, आचार्य नगेंद्र जी ने ही भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल या
पढ़ेंगे भारतेंदु युग की, तब हमें पता चलता है कि इसे पुनर्जागरण काल क्यों कहा गया, इसे नवजागरण काल है वो क्यों कहा गया। तो इसमें इस प्रकार की रचना लेखन हुआ, इस प्रकार की काव्य लेखन है वो हुआ कि इसे पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल है नाम देना उचित माना जाता है। अब दूसरा आता है अपना द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, द्विवेदी युग है, इसकी समय सीमा मानी जाती है 1900 से लेकर 1918। कई किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि 1900 से लेकर 1920 तक की भी है इसका समय सीमा है वो माना गया है। तो 1918 से 1920 तक इसकी समय सीमा मानी गई है, किसकी, द्विवेदी युग की है वो समय सीमा है वो मानी गई है। और इसे देखिए दूसरा और क्या नाम है, जागरण सुधार काल भी इसे कहते हैं, जागरण सुधार काल, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। और ये नाम भी देने वाले कौन है, आचार्य नगेंद्र जी है, आचार्य नगेंद्र जी। देखिए भारतेंदु युग को है पुनर्जागरण काल या नवजागरण काल है, नाम दिया था आचार्य नगेंद्र जी ने। द्विवेदी युग अपना आता है 1900 से लेकर 1918-20 तक की इसकी अवधि है वो मानी जाती है। इसे जागरण सुधार काल है वो कहा जाता है। और जागरण सुधार काल नाम भी देने वाले कौन है, आचार्य नगेंद्र जी है, उन्होंने इसे जागरण सुधार काल है वो किया गया। अब देखिए कोई भी है ये किसके नाम से, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से इसे जाना जाता है, महावीर प्रसाद महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से ही इसका नामकरण हुआ है द्विवेदी युग, इसका नामकरण पड़ा है क्या, द्विवेदी युग कहा जाता है। आचार्य महावीर प्रसाद जी का योगदान है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, जब हमें इनकी जो रचनाएं हैं देखेंगे इनका, तब हमें इनका पता लगेगा कि आचार्य महावीर प्रसाद जी ने भी है क्या ऐसा योगदान किया था कि इसके कारण इस युग का नाम है वो द्विवेदी युग है वो पड़ा है। 1900 से लेकर 1918-20 तक इसकी अवधि मानी जाती है। द्विवेदी जी के नामकरण से ही इसका नामकरण हुआ है। देशभक्ति की रचनाएं इसमें की गई थी, देशभक्ति को लेकर है वो रचनाएं रची गई थी। तो बहुत से ऐसे सुधार है, बहुत देखिए पुनर्जागरण तो यहाँ हो गया था, भारतेंदु युग में है वो पुनर्जागरण हो गया था, नवजागरण, लेकिन इस जागरण में भी सुधार है वो किया गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने है वो इसीलिए तो इसे जागरण सुधार काल की संज्ञा भी दी है। किसने दी है, आचार्य नगेंद्र जी ने दी है। तीसरा अपना और अत्यंत महत्वपूर्ण आता है छायावाद। छायावाद आता है और छायावाद जो युग है उसकी समय सीमा मानी जाती है 1918 से लेकर 1936 तक, 1918 से 1936 तक। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपके हिंदी साहित्य में छायावाद युग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके एग्जाम की दृष्टि से भी छायावाद है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसकी समस्त विशेषताएं हैं, समस्त जानकारी है, आपको बारीकी से पता होनी चाहिए, आप इसे समझिए। तो समय सीमा देखिए, आपको अगर 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है कि आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी समय सीमा या उनकी अवधि है वो क्या रही है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी आवश्यक है। कि भारतेंदु युग है वो 1850 से 1950 ईस्वी तक का माना जाता है। भारतेंदु जी के नाम से इसका नामकरण भारतेंदु युग पड़ा है। और कई स्थानों पर 1868 से भी माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि भारतेंदु जी ने लेखन रचना है या लेखन कार्य आरंभ किया था, तब से मानते हैं। इसे और क्या नाम दिया गया है, इसे पुनर्जागरण काल, नवजागरण काल नाम दिया गया है। ये नाम किसने दिए हैं, आचार्य नगेंद्र जी ने दिए हैं। दूसरा अपना आता है द्विवेदी युग, जो 1900 से लेकर 1918-20 तक इसकी अवधि मानी जाती है। और इसका दूसरा नाम जागरण सुधार काल है, जो किसने दिया, आचार्य नगेंद्र जी ने दिया है। और इसमें ये जो द्विवेदी युग है इसका नामकरण है वो किसके नाम से पड़ा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम को लेकर ही इसका नामकरण है वो हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के इतने महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने इस युग में दिए थे कि इसके कारण इस युग का नाम द्विवेदी युग पड़ा। और इसमें देशभक्ति को लेकर है वो रचनाएं हैं वो लिखी
तीसरा अपना महत्वपूर्ण आता है छायावाद युग आता है, जो 1918 से लेकर 1936 तक माना जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है, इसे प्रकृतिवाद भी कहते हैं, प्रकृतिवाद या स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद तो देखिए यहाँ जब आते हैं बात आती है 1918 1936 तक की बात आती है, तो इस काल के दौरान, इस अवधि के दौरान 1918 से 1936 के दौरान है इस प्रकार की रचनाएं लिखी जाने लगी, प्रकृति को लेकर रचनाएं लिखी जाने, मुक्त रूप से रचनाएं हैं, स्वच्छंद होकर रचनाएं हैं वो की जाने लगी। इसीलिए इस युग का नाम प्रकृतिवाद या स्वच्छंदतावाद पड़ा। इसे हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। छायावाद को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है, स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। हम सभी जानते हैं कि जब छायावाद की बात आती है तो चार स्तंभों की बात जरूर की जाती है कि ऐसे हिंदी साहित्य इस कालखंड के दौरान चार ऐसे स्तंभ हुए थे जिन्होंने छायावाद में है वो अमूल जो परिवर्तन है अपनी रचनाओं के माध्यम से किए थे, अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो इसमें निराला जी है, पंत जी है, महादेवी वर्मा है और अपने वो बनाते हैं आते हैं जब आगे हम इसकी बात है वो करते हैं। तो चार स्तंभ है जिन्होंने छायावाद को है एक आधार स्तंभ के रूप में है वो अपनी रचनाएं देकर, अपना योगदान देकर इस युग को हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग है वो बनाया है। स्वर्णिम युग भी इसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्णिम युग भी इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि जो चार स्तंभ हुए थे उन्होंने इस प्रकार का योगदान इसने दिया था, इस प्रकार के अमूल जो परिवर्तन किए थे इस कालखंड के दौरान, वो हम आगे जब इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे, हम सब इनका भाग्यंत युग का करेंगे, द्विवेदी युग का करेंगे, छायावाद युग का जब बात आगे हम विस्तार से इनका अध्ययन करेंगे तब और सारी बातें हैं वो आगे की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो ये अपना तीसरा आ गया छायावाद युग। चौथा आता है अपना प्रगतिवाद। यहाँ तक आपने लिख लिया होगा या पढ़ लिया होगा या स्क्रीनशॉट है वो ले लिया होगा। चौथा अपना काल आता है प्रगतिवाद। देखिए आधुनिक काल का जो काल विभाजन है वो हम पढ़ रहे हैं। पहला भारतेंदु युग आता है, दूसरा द्विवेदी युग आता है, तीसरा छायावाद युग आता है, चौथा आता है अपना प्रगतिवाद जो कब से इसकी समय सीमा है 1936 से लेकर 1943 तक इसकी अवधि है वो मानी जाती है प्रगतिवाद। देखिए ये जो युग था अपना 1936 से लेकर 1943 तक का युग आता है, इसमें समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं वो की जाने लगी। देखिए प्रगति अब हमने पुनर्जागरण भी कर लिया, फिर अपना इसमें जागरण में सुधार भी कर लिया, फिर अपना प्रकृति को लेकर है, स्वच्छंदता को लेकर है रचनाएं हैं वो की जाने लगी। अब जो लेखक थे कवि थे उनका ध्यान है वो कहाँ आता है, समाज की तरफ आता है, जो यथार्थ जीवन है उसकी तरफ ध्यान है वो आता है। और इसमें प्रगतिवाद में 1936 से 1943 तक का जो समय होता है इसमें समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं वो की जाने लगी। समाजवादी यथार्थपरक समाजवादी यथार्थपरक रचनाएं हैं वो की जाने लगी। रचनाएं समाजवादी यथार्थपरक काव्य धारा की ओर है वो ध्यान है वो मोड़ता है, ध्यान है वो कवियों का लेखकों का है वो जाने लगता है। देखिए इस युग में जो 1936 से 1943 तक का समय आता है तो हम सभी जानते हैं इस समय तक हमारा भारत देश क्या था, गुलाम था, पराधीन था, अंग्रेजों की पराधीनता में झगड़ा हुआ था, पराधीनता की बेड़ियों में झगड़ा हुआ था। और इस समय समाज में दो वर्ग बन चुके थे, एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था पूंजीविहीन। एक था पूंजीपति वर्ग और दूसरा था पूंजीविहीन वर्ग। ये दो वर्ग थे या बन गए थे, या हम ऐसे कहते हैं कि एक था शोषक वर्ग और दूसरा था शोषित वर्ग। शोषित वर्ग यानी कि समाज है वो दो वर्गों में बट गया था, पूंजीपति वर्ग या पूंजीविहीन वर्ग। तो पूंजीपति जो वर्ग था वो पूंजीविहीन वर्ग का शोषण करता था,
है वो मानी जाती है प्रयोगवाद की, और ये प्रयोगवाद है वो अज्ञे जी को समर्पित है। अज्ञे जी को समर्पित है। इन अज्ञे जी का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी, इनका फुल नेम ये है, फुल नेम है वो लंबा है तो इसलिए हम शॉर्ट में अज्ञे जी कहते हैं। तो अज्ञे जी को, और हम सभी जानते हैं कि इस दौरान में अज्ञे जी ने नए नए प्रयोग है वो किए थे। अज्ञे जी ने तार सप्तकों के माध्यम से, तार सप्तकों के माध्यम से नए नए प्रयोग है वो किए थे, नए नए प्रयोग किए थे। इसी कारण ही इसे क्या कहते हैं, प्रयोगवाद है वो कहते हैं, जिसकी समय सीमा या समय अवधि है वो क्या है, 1943 से लेकर 1954 तक का जो समय है उसे प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई है, प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है। और ये किसे समर्पित है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को समर्पित है। और इन्होंने अपने तार सप्तकों के माध्यम से नए नए प्रयोग है वो किए, नए नए प्रयोगों की शुरुआत की थी। इसी कारण है इसे प्रयोगवाद की संज्ञा दी गई है, प्रयोगवाद है इसका नामकरण है वो किया गया है। अगला अपना आता है छठा आता है नई कविता। नई कविता, नई कविता है जिसका समय सीमा है 1954 से लेकर 1960 तक का जो समय है वो नई कविता का माना जाता है। 1954 से 1960 तक का समय है वो नई कविता के लिए माना जाता है। और जगदीश चंद्र गुप्त है, जगदीश चंद्र गुप्त है, जगदीश गुप्त इसके प्रवर्तक रहे हैं। जगदीश गुप्त है वो इसके प्रवर्तक रहे हैं। तो नई कविताएं हैं वो आती है, तो इसमें इस समय जो आता है 1954 से लेकर 1960 तक का जो समय आता है, तो इस समय तक हमारा भारत देश है वो स्वतंत्र हो चुका होता है। 1947 को हम सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश ने अंग्रेजों की गुलामी पराधीनता से स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। और स्वतंत्रता के बाद है देखिए कविताएं हैं वो लिखी जाने लगी, तो नए नए विषयों के साथ है वो लिखे जाने लगे। समाज में एक सुधार होने लगा, समाज है वो अपने एक गति पकड़ लेता है, एक लय में चलने लगता है। और इस समय तक आते आते 1954 से 1960 तक की जो कविताएं हैं वो नई कविता के नाम से जानी जाती है। और नए नए विषयों को लेकर, नए नए शैलियों को लेकर है लेखन कार्य है वो किया जाता है। इसके बाद में और भी आते हैं, नवगीत आते हैं, नवलेखन आते हैं, नवगीत नवलेखन, नवलेखन के ओर है वो कवि है, लेखक है वो आगे बढ़ते हैं। नवगीत के नाम से जाने जाते हैं, नवलेखन के नाम से है वो जाने जाते हैं। आज हम सभी जानते हैं कि आज का जो समय है, वर्तमान का समय है, वो किस प्रकार को लेकर है वो लेखन कार्य किया जाता है। लोगों की सोच है वो किस तरह की हो गई है और उस सोच को ध्यान में रखते हुए है लेखन कार्य किया जाता है। समाज की परिस्थितियों को लेकर है वो लेखन कार्य किया जाता है। देशभक्ति को लेकर है वो जज्बा है वो जताया जाता है। और तो इस प्रकार की रचनाएं हैं वो की जाती है। अब हम इनका विस्तार से वर्णन है वो पढ़ लेते हैं। तो ये हमने पढ़ा था आधुनिक युग का काल विभाजन। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि आधुनिक युग है उसका काल विभाजन है वो कीजिए 4 नंबर के साथ, तो आपको ये वो शॉर्ट में है वो बातें बताई गई है, छोटी छोटी बातें हैं वो बताई गई है। तो आप इसका 6 जो भागों में बांटकर 6-7 भागों में बांटकर है वो इसका वर्णन है वो कर सकते हैं। इतना लिखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो आपको 4 में से 4 नंबर या 4 में से 3.5 नंबर देने के लिए आमादा रहेगा, वो उसे देने
और कौन कौन से कवि हैं वो तार सप्तकों में हैं वो शामिल किए जाते हैं, ये आगे की बातें हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक काल का काल विभाजन है वो कीजिए, काल विभाजन और समय अवधि है वो बताइए, तो उसमें हम ये सब चीजें हैं वो बताएंगे। तो 4 नंबर आपके कोई नहीं काट सकता है। इतना अगर आपको आता है, इतना आप अगर अपनी स्मृति के आधार पर याद कर लेते थे कि बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, केवल समझने की जरूरत है। अगर आप इसे समझ के पढ़ते हो, समझ के अगर इस वीडियो को देखते हो, सुनते हो, तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अपने मोबाइल में, फिर बाद में उन्हें देख सकते हो। तो इन्हें आप याद करके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले, पूरे के पूरे 4 नंबर है आपको मिलते हैं। तो ये बड़ी छोटी बात मैंने बताई है, तो आप इन्हें ध्यान से है वो देखिएगा। इसके बाद हम विस्तार से है वो इसका वर्णन है वो पढ़ते हैं। पहला आता है देखिए भारतेंदु युग। भारतेंदु युग जिसकी समय सीमा है वो 1850 से है वो 1900 तक की हमने समय सीमा है वो माना है। और ये मैंने पहले ही बता दिया है कि भारतेंदु युग है वो भारतेंदु नाम इसका क्यों पड़ा, हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही है, या बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम पर ही इसका नाम है वो पड़ा है। बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम से इसका नामकरण है वो हुआ है। हरिश्चंद्र, बाबू हरिश्चंद्र जी के नाम से नामकरण है वो भारतेंदु युग है वो पड़ा है। इसका और हम सभी जानते हैं 1850 में उनका जन्म हुआ था। 1850 में उनका जन्म हुआ था भारतेंदु जी का, और 1885 में उनका निधन हो गया था, मात्र कितने 35 वर्ष की अवस्था में। 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनका निधन है वो हो गया था। तो लेकिन इस 35 वर्षों में भी इन्होंने इस छोटे से काल के दौरान भी इन्होंने है वो इस प्रकार की रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य को दी है। हिंदी साहित्य का जो खजाना है, कोष है, उसे अपने जो अपने नाटक है, अपने लेखन है, इनसे भर दिया था। तो इसीलिए है इनका योगदान है वो हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण है वो माना जाता है। 1850 से लेकर 1900 तक की अवधि को भारतेंदु युग है वो कहते हैं। 1850 से लेकर 1900 तक की अब देखिए इनका निधन बताइए 1885 में 35 वर्ष की आयु में हो गया हो, लेकिन भारतेंदु युग है वो कब से कब तक माना जाता है 1850 से लेकर 1900 तक का समय है उसे दिया गया है। 1850 से लेकर 1950 तक का समय वो आगे तक 1900 तक है वो भारतेंदु युग है वो चलता है, अपनी निरंतर गति में है वो रहता है। दूसरा है कि भारतेंदु वास्तव में हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। अब देखिए भारतेंदु जी ने ऐसा क्या योगदान दिया था कि इनके नाम से इस युग का नाम है भारतेंदु युग है वो पड़ा। तो इन्होंने हिंदी गद्य के जनक कहे जाते हैं, ये हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि इससे पहले का जो समय था, भारतेंदु युग से पहले का समय था, तो रचनाएं हैं वो किस प्रकार की जाती थी, पद्यात्मक रचनाएं हैं वो की जाती थी। पद्य में ही सब है वो लेखन कार्य होता था। लेकिन भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु जी है, इन्होंने हिंदी गद्य का है वो जन्म दिया, हिंदी गद्य के जनक है वो माने जाते हैं। बहुत बड़ा योगदान है वो हिंदी साहित्य में है वो इनका माना जाता है कि हिंदी गद्य के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने इस युग को एक प्रवर्तक के रूप में मार्ग दिखाया। इन्होंने इस युग में इस युग को एक प्रवर्तक के रूप में मार्ग दिखाने का कार्य भी है वो भारतेंदु जी ने किया था। मार्ग दिखाने का कार्य भी इन्होंने किया था कि इस युग को एक प्रवर्तक के रूप में, कि देखिए अब एक हिंदी गद्य का जनक के रूप में इनको जाने जाते हैं, हिंदी गद्य के प्रवर्तक के रूप में भी इन्होंने है वो इस युग में अपना मार्गदर्शन है वो दिया था। इस कारण से भी इन्हें हिंदी गद्य का जनक है वो कहा जाता है इस युग की। और इन्होंने ऐसे कार्य किए थे, ऐसी रचनाएं की थी, हिंदी गद्य में ऐसी रचनाएं की थी कि इन्होंने इस युग
सुसंस्कृत ही नहीं किया, वरन ब्रज भाषा को भी एक नई पहचान दी। देखिए बहुत बड़ा योगदान होता है। इन्होंने खड़ी बोली हिंदी को सुसंस्कृत नहीं किया, बल्कि ब्रज भाषा थी उसे भी एक नई पहचान दी है। नवीनता में ढालने का कार्य है वो किसने किया? बाबू हरिश्चंद्र भारतेंदु जी ने है वो क्या ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। खड़ी बोली हिंदी को तो संस्कृत किया ही किया, संस्कारित किया ही किया, साथ में इन्होंने ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत करने का कार्य है वो किया था। इसके साथ ही देश हित एवं समाज हित की रचनाएं भारतेंदु जी ने प्रारंभ की थी। देश हित व समाज हित की देश हित व समाज हित की रचनाएं भारतेंदु जी ने प्रारंभ की थी। भारतेंदु जी ने प्रारंभ की। अब देखिए देश हित, हम सभी जानते हैं कि रीतिकाल का जो समय था वो कैसा समय था? विलासिता में डूबा हुआ था। राज्यों के आश्रय में रहकर कवि थे, लेखक थे, वो रचनाएं करते थे। अब जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी के ही गुणगान गाए जाते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है वो किए जाते थे। वो कहावत आपने सुनी होगी, जिसके खाई बाजरी उसके बजाय हाजरी। अब जिस राजा के आश्रय में रहते थे तो उसी के ही गुणों का पुलिंदन है वो बढ़ता जाता था। तो अब जब ये भारतेंदु युग आता है तो इन्होंने इनका ध्यान है इससे हटकर देश और समाज हित के बारे में इन्होंने सोचा और इस प्रकार की रचनाएं इन्होंने दी। देश हित के लिए जो अपने भारत देश का प्रजन था इसको स्वतंत्र कराने के लिए लोगों में है वो राष्ट्र प्रेम के भाव है वो भरे, और समाज में जो शोषित वर्ग था उसे शोषण के विरुद्ध लड़ने के लिए एक मनोबल है वो प्रदान किया था। किसने? भारतेंदु जी ने दिया था। तो इन्होंने समाज हित की रचनाएं है वो भारतेंदु जी ने प्रारंभ की थी। हम सभी जानते हैं 1700 से लेकर 1900 तक का जो समय था, 1700 से लेकर 1900 यानी 200 वर्ष तक का जो समय था वो कैसा था? हमारा पराधीनता का समय था। हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़े हुए थे। पराधीनता का बड़े शोषण का समय ये चला था, बड़े शोषण का दौर चला था। तो अब देखिए इस जनता देखो कैसी थी, निराश हताश कुंठाओं से ग्रसित और अपना जो मनोबल गिरा चुकी थी, अपना स्वाभिमान जो खो चुकी थी, अपनी स्वतंत्रता को तो खोया हुआ था ही था। तो भारतेंदु जी ने इस समय है वो समाज हित और देश हित का विचार रखकर ऐसी रचनाएं हैं वो लिखी ताकि समाज में एक नव जागृति लाई जा सके, समाज में एक देश हित के लिए एक जागरण है वो किया जा सके, एक नव जागरण की ओर है वो जनता प्रवृत्त हो। इस प्रकार की रचनाएं भी भारतेंदु जी ने है वो इस समय में दी थी। और इस समय से पहले है राज्य आश्रित है, विलासिता है, मदीना में डूबी हुई नारी